गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय साइंस एकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। सो स्टार्ट करते हैं कल से लेकर अभी तक की जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स आ रखी हैं उसके एनालिसिस, डिस्कशन और रिवीजन के साथ। किस कंटेक्स्ट में है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिद्धू मूसेवाला जी की। उनके पेरेंट्स ने अभी कंसीव किया है, उनको एक बच्चा हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। बहुत न्यूज में है, बट मैंने हम पहले भी कहा है और हमेशा कहती हूँ कि चीजें तो बहुत होती हैं हमारे आसपास में, हमें क्या करना है, हैंड पिक करना है और लिंक करके पढ़ना है। करंट अफेयर्स इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट करंट अफेयर्स, आपको लिंक करना होगा आपके स्टैटिक पार्ट से। और जब मैं बोलती हूँ कि सिद्धू मूसेवाला जी के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कंसीव किया है और उनकी एज 58 और 60 है, तो ये कैसे हुआ है? IVF से। चलो ठीक है, तो मार्केट में ये न्यूज है, आपको क्या पढ़ना है इससे लिंक करके? ART के बारे में, IVF के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो समझते हैं, क्वेश्चन डील करें या फिर पहले समझ लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। चलो, क्यों न्यूज में है, ठीक है, काम की बात पे आते हैं। ART पहले समझते हैं, ART क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। बहुत सारे कपल्स होते हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं ड्यू टू देयर हेल्थ इश्यूज। हो सकता है फीमेल जो होती है उनका जो एग काउंट होता है वो कम होता है, उनका वो फिजिकली उतनी वायबल नहीं होती है कि वो बच्चे को जन्म दे सके, या फिर मेल के साथ भी बहुत बार हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो क्या होता है कि कपल्स प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स हैं जहाँ पे मेडिकल मैनिपुलेशन होता है और जो कपल्स हैं उनके चांसेस प्रेग्नेंट होने के बढ़ जाते हैं। तो ये जो मेथड्स होते हैं ना सारे, इसको कहते हैं हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? कलेक्शन है मेडिकल मैनिपुलेशन मेथड्स का, जिसमें आता है IVF, ZIFT, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है, जो क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रेगनेंसी की प्रोबेबिलिटी को। सी, ये सारे वर्ड्स अभी बड़े लग रहे हैं, अभी छोटे लगेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बेयर कर लो। और जब मैं बोल रही हूँ कि कपल्स की प्रेगनेंसी की चांस बढ़ जाती है, तो पैसे लगते हैं ज़्यादा इसमें, इन सारे मेथड्स में टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो ART की डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या करता है? कपल के प्रेग्नेंट होने का चांस इंक्रीज कर देता है। पैसे लग रहे हैं यहाँ पे, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ की भी बात आ रही है। इतनी बड़ी चीज है, रेगुलेशन करने के लिए कोई तो लॉ होगा, बिल्कुल है, ART रेगुलेशन एक्ट 2021। ये जो एक्ट है ये काम करता है, रेगुलेट करता है जो भी क्लिनिक्स हैं उनको रेगुलेट करना या फिर उनको एडवाइस देना, सुपरवाइज करना। जो भी क्लिनिक्स ART के अंडर में काम कर रही है, जो ART मतलब जो ये सारे मेथड्स को अडॉप्ट कर रही है, ठीक है, क्या करता है ये एक्ट? उनको रेगुलेट करता है। इस एक्ट के अंडर में बॉडीज भी बनाए गए, नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड, ठीक है, ये बोर्ड बनाया गया है अंडर दिस एक्ट, और ये बोर्ड सुनिश्चित करता है, सुपरवाइज करता है इन सारे क्लिनिक्स को, बैंक्स को, प्रिवेंट करता है मिसयूज को और सेफ और एथिकल प्रैक्टिस को ध्यान देता है कि ART का एथिकली यूज हो सके, ठीक है। बैंक्स क्या होगा? ये बैंक्स यहाँ पे आपने सुना होगा कि आजकल ओवरीज को फ्रीज किया जा रहा है, ओवरीज के एग को फ्रीज किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि स्पर्म्स भी फ्रीज हो रहे हैं, तो ये सारे जो फ्रीज एग्स और स्पर्म है वो कहाँ जाते हैं? तो इनका भी तो देख रखाव जरूरत है, इनको भी तो रेगुलेट करने की जरूरत है। तो कौन रेगुलेट करता है? ये जो बोर्ड है सरोगेसी बोर्ड, वो करता है। और ये बोर्ड किस एक्ट के अंडर बना है? ART रेगुलेशन एक्ट 2021 के अंडर में बना है। चलो ठीक है, अब बात हुई खत्म, ART आपको समझ में आ गया होगा। तो सिद्धू मूसेवाला न्यूज में क्यों है, उनके पेरेंट्स क्यों न्यूज में है? सो इस एक्ट का एक प्रोविजन है जो कहता है कि कोई भी फीमेल जो 21 से 50 साल के बीच में आती है वो ही ART का जो भी मेथड है वो यूज करवा सकती है, उसको अवेल कर सकती है। एज लिमिट निश्चिंत है। क्यों है ये एज लिमिट? ऑब्वियसली 21 से पहले हम नहीं कर सकते क्योंकि फीमेल बॉडी उतना डेवलप नहीं किया रहता है उस टाइम में, और 50 के बाद नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बूढ़े हो गई रहती है बॉडी, मेनोपॉज आ गया वो रहता है, वीक रहता है बॉडी, प्रेगनेंसी अपने में ही बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है बॉडी पे, तो इसीलिए इस तरह का एज लिमिट डाला गया है। और जो सिद्धू मूसेवाला जो है उनके जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली उनकी जो मदर है वो 58 ईयर्स की हैं, ठीक है। तो लॉ यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसलिए सेंटर ने जवाब मांगा है कि पंजाब स्टेट से कि IVF आपके यहाँ कैसे हो रहा है, कैसे ये लोग प्रेग्नेंट हो गए, है ना। यही रीजन के चलते मांगा जा रहा है उनसे जवाब। तो आपने पढ़ लिया ART, अब जानते हैं IVF के बारे में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सी, फीमेल का ओवरीज में एग होता है, एग को निकालते हैं और हेल्दी डोनर या फिर जो भी आपके रिस्पेक्टिव पार्टनर है
उनके साथ उनको फर्टिलाइज किया जाता है, कहाँ? टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद फिर फर्टिलाइज होने के बाद वो जो सेल है वो बन जाता है जाइगोट, और फिर वो डिवाइड होता है, और जब वो डिवाइड होके एम्ब्रियो बनता है तो फिर उनको डाल देते हैं यूटेरस में, जहाँ पे वो इम्प्लांट होता है, और फिर जो औरत है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, फिर प्रेगनेंसी होता है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। सो ये जो एम्ब्रियो है ये जब 8 सेल रहेगा, मतलब मैंने बताया कि ये सेल डिवाइड करता है, ठीक है। तो जब 8 सेल रहेगा ना, जब नंबर ऑफ सेल 8 रहेगा तो वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा, और अगर 8 सेल से ज्यादा रहेगा तो वो यूटेरस में ट्रांसफर होगा। दोनों में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है सिस्टम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऑन सरोगेसी। बिल्कुल करता है, यही काम ही है इनका, और क्या करेगा। चलो ये तो सही हो गया स्टेटमेंट। उसके बाद क्या कह रहा है, एआरटी में आईवीएफ आता है जो इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ जाइगोट टू फैलोपियन ट्यूब्स। मैंने बताया था, बिल्कुल करता है, सही बात है। अब ये आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये क्या होता है? अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, विलेज से बिलोंग करते हो, तो आपने देखा होगा कि जो गाय वगैरह होती हैं उनको जब प्रेग्नेंट करना होता है तो वेटेरिनियंस आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं और उनको इंजेक्शन डालते हैं, है ना। इंजेक्शन में क्या होता है, स्पर्म होता है, ताकि जो गाय है वो प्रेग्नेंट हो सके। ये जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आ गई समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर टू टेस्ट ट्यूब। नहीं, यहाँ टेस्ट ट्यूब नहीं होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में टेस्ट ट्यूब का यूज नहीं होता, डायरेक्टली डाला जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आईवीएफ में जाइगोट या फिर अर्ली जो एम्ब्रियो होता है वो 8 सेल स्टेज पे होता है, तो उसको फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। बिल्कुल सही बात है, फैलोपियन ट्यूब पे डाला जाता है जब वो 8 सेल पे होता है, और उससे ज्यादा होता है तब यूटेरस पे किया जाता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट। तो आपको मिल गया आपका आंसर? बिल्कुल मिल गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी यहाँ पे, अगर आई होगी तो बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिगार्डिंग गवर्नर, फिर लिंक करके दिया है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सीपीआर जो है बहुत पढ़ा था हमने, रट गए थे। झारखंड की फ्लोर टेस्टिंग हुई थी जब, कि गवर्नर कौन है, सीपीआर, ठीक है। तो उनको एडिशनल चार्ज मिल गया है तेलंगाना का, पुडुचेरी का भी। तो इसी कंटेक्स्ट में ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं मैंने, आपको बताना है इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। ओके, सीपी राधाकृष्णन जी हैं, वो अब झारखंड तेलंगाना के भी गवर्नर रहेंगे, ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट है, बताइए। सबसे पहला स्टेटमेंट, चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। बंडारू दत्तात्रेय हैज बीन वन ऑफ द गवर्नर ऑफ इंडिया। ऐसा है क्या? मतलब अभी प्रेजेंट में कौन है? राजेंद्र आर्लेकर है। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक कभी वो रह चुके हैं क्या? बिल्कुल, राजेंद्र आर्लेकर से पहले यही थे बंडारू दत्तात्रेय। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, ऊपर आते हैं, ठीक है। कि गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, जैसे मैंने बताया कि सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं वो झारखंड के साथ साथ तेलंगाना के भी गवर्नर रहेंगे। तो एक गवर्नर 2 स्टेट्स के भी गवर्नर रह सकते हैं, तो उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी? इसी बारे में ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कोई गवर्नर 2 या फिर मोर स्टेट का है तो उनका जो भी अलाउंस वगैरह है पेबल टू हिम शॉल बी अलॉटेड अमॉन्ग द स्टेट्स इन सच प्रोपोर्शन एज प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर डिटरमाइन। क्या ये बात सही है? प्रेसिडेंट निर्धारित करते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल का देय परिलब्धियां और भत्ते राज्यों के बीच में अनुपात में आवंटित किए जाएंगे, जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अगर कोई गवर्नर 2 या 2 से ज्यादा का स्टेट के गवर्नर है तो उनका जो भी एमोलमेंट्स है या फिर अलाउंस है जो उनको मिलेगा वो एलोकेट होगा अमॉन्ग द स्टेट इन सच अ प्रोपोर्शन एज प्रेसिडेंट में डिसाइड बाय ऑर्डर। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है और याद भी रखना है। चलो ठीक है, ये सही है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देते हैं कि अगर 2 स्टेट के गवर्नर है तो क्या वो स्टेट ज्यादा पैसे, वो पैसे सैलरी देंगी जिनसे टैक्स ज्यादा आ रहा है। इस तरह के स्टेटमेंट घुमा सकते हैं। तो याद रखना है कि नहीं, प्रेसिडेंट जो डिसाइड करेगी, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ इन सच प्रोपोर्शन। चलो ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि बाय 7th Constitutional Amendment 1956 the same person can be appointed as governor of 2 or more state। क्या इसी कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट के चलते जो गवर्नर है वो 2 से ज्यादा स्टेट में रह सकते हैं? बिल्कुल, ये सही बात है, ये भी सही हो गया। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अंडर आर्टिकल 130 गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऐसा है क्या?
अगर क्लास किया होगा और इनके रिगार्डिंग आपको नहीं पता होगा कि आर्टिकल क्या हो, तब भी आप बता दोगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 130 है, हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार रिवाइज भी किया है, इस रिगार्डिंग रीजनल बैंक जो कहता है, रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच होगा वो डिसाइड होगा सीजीआई के द्वारा ऑन द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम। रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है आर्टिकल 130। तो फिर कौन सा आर्टिकल कहता है गवर्नर शॉल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? ये कहता है आर्टिकल 155। याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो हमें अपना आंसर मिल गया, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ये जो ए है ये इनकरेक्ट है, आर्टिकल 130 नहीं होगा, बिल्कुल याद रखना है। तो मैंने बताया झारखंड के जो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, वो तेलंगाना के भी होंगे। और गवर्नर को कौन करवाता है, उनका ओथ कौन दिलवाता है? जो चीफ जस्टिस होते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट के, वो इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना, ठीक है। चलो लिंक करके पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा और क्वेश्चंस भी नहीं छूटेंगे। चलो आप जल्दी जल्दी करते हैं, जो भी कंसेप्चुअल बेस था हो गया, फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे सारे। डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम हाल ही में देखा गया, ये किस कंट्री से रिलेटेड है बताइए? डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम, विकासशील देश व्यापार योजना। इस योजना के अंतर्गत, स्कीम के अंतर्गत क्या किया है इस देश ने कि जितने भी डेवलपिंग नेशंस है ना, उनको एक साथ लाके रख दिया है। 65 कंट्रीज शायद, हाँ 65 कंट्रीज को एक साथ लाके रख दिया है जो डेवलपिंग होंगे, और कहा है कि आपका जो भी ट्रेड होगा उसको हम इजी रखेंगे, आपका जो भी एंट्री फी होगा, ड्यूटी मतलब ड्यूटी थोड़ा सा कम लेंगे इस स्कीम के अंडर में, ठीक है। तो ये किसने किया है बताइए? डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम, टैरिफ वगैरह भी की बात कही है कि हम कम कर देंगे, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में उनका ये आया हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम ये है बाबू यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है, यूके। तो यूके ने लाया है क्या? डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम। इसमें क्या किया गया है? इसमें एक्सपोर्टर्स जो है उनको ड्यूटी कंसेशन मिलेगा, ठीक है। किसके अंडर में? ये क्या एम करता है? इंटीग्रेट करेगा, मैंने बताया डेवलपिंग कंट्रीज को इंटीग्रेट करेगा, ठीक है, एक साथ, और उनको प्रोवाइड करेगा, ऑफर करेगा सिंपल और मोर जनरस प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग टर्म्स, रिड्यूस करेगा उनका टैरिफ्स वगैरह, ठीक है। चलो तो डेवलपिंग कंट्रीज में ऑब्वियसली जो ज्यादा कमा रहे हैं, मिडिल इनकम कंट्री, उनको नहीं डालेंगे, या फिर वैसे कंट्रीज जो यूके के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है वो कंट्रीज नहीं आएंगे। ये भी इसका एक प्रोविजन है, कुछ प्रोविजन है। चलो ठीक है। भूटान को लेके हमने कुछ पढ़ा था, गेलेफू माइंडफुल प्रोजेक्ट भूटान की, जहां पे इन्होंने बात की है कि हम वैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जो जीरो कार्बन इमिशन इंडस्ट्री होगा, मतलब ऐसा इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ऐसे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे जो जीरो कार्बन प्रोड्यूस कर रही हो, जैसे आईटी हो गया या फिर एजुकेशन हो गया। कहाँ? गेलेफू माइंडफुल प्रोजेक्ट में, और इंडिया इसमें अपना निवेश कर सकता है, इंडिया के लिए एरिया बन गया है। कहाँ? भूटान गेलेफू माइंडफुल प्रोजेक्ट, बहुत अच्छे से हमने डील किया था। आइसलैंड, इसके एक वोल्केनो के बारे में पढ़ा था, हवा फेल। चलो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, बहुत समय की बात है कि हमने पढ़ा था कि 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में, और इसका थीम क्या था? टुवार्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, बताइए कहां पे है? कार्पेंटेरिया की खाड़ी किसके तट पर स्थित है? ये आपका क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर दो। नाम भी पहली बार सुना होगा, साइक्लोन्स आ रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, इसलिए न्यूज में है। गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे है। तो वार्निंग मिली है गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया की, आपके न्यूज में था, आपको जानना है कि कहाँ है, तो मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया के में है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, ये ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थन बॉर्डर है, वहां पे बनता है, ठीक है। चलो, लेबनान और इजराइल के बीच में हमने कौन सी लाइन पढ़ी थी? ब्लू लाइन, ठीक है, डिमार्केशन लाइन है, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, लेबनान और इजराइल के बीच में। वियतनाम और चाइना को लेके हमने पढ़ा था गल्फ ऑफ टॉनकिन। चलो ठीक है। ईरान को लेके क्या पढ़ा था? गल्फ ऑफ ओमान में चाइना, ईरान और रशिया ने नेवी ड्रिल किया था। कहां किया था? गल्फ ऑफ ओमान में किया था। हो गया सारा? बिल्कुल हो गया। चलो फिर से आ गया लोकेशन बेस्ड न्यूज। पर्शियन गल्फ,
से पूछा जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज सराउंड करती है, मेजरली 8 कंट्रीज सराउंड करती है। आपको बताना है इसमें से कि कौन सी है जो सराउंड करती है पर्शियन गुल्फ को। क्यों न्यूज में है? तो बहुत ज्यादा चाइनीज शिप यहाँ से जा रही है। ऑब्वियसली रेड सी पे इतना आतंक फैला हुआ है, चाइना वाले क्यों रिस्क लेंगे, इसीलिए यही रूट यूज कर रहे हैं पर्शियन गुल्फ का। इसलिए न्यूज में था, इसी कंटेक्स्ट में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको बताना है कि पर्शियन गुल्फ जो 8 कंट्रीज से सराउंड होती है उसमें से 4 कंट्रीज आपको दे रखे, कौन सा होगा? अफगानिस्तान होगा? सोचो, अफगानिस्तान तो बाबू लैंड लॉक्ड है, ये तो नहीं होगा। चलो हटा दो इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है सूडान। यार सूडान कहाँ से आ जाएगा? कहाँ गुल्फ ऑफ पर्सिया, कहाँ सूडान? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लग रहा है अलग। यमन, कहाँ से यमन होगा? नहीं होगा यमन। चलो ठीक है, तो बचा क्या? ये, ठीक है। चलो, तो मैंने जो बताया कि चाइना वाले बहुत जा रहे हैं यहाँ से पर्शियन गुल्फ से, तो पर्शियन गुल्फ को लेके थोड़े से स्टैटिक क्वेश्चंस की बात है, इंपॉर्टेंट होगा। इंडियन ओशन का पार्ट है, गुल्फ ऑफ ओमान का एक्सटेंशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहीं पे है, और इसको अरेबियन गुल्फ या फिर गुल्फ ऑफ ईरान भी कहते हैं। और कंट्रीज भी आपको दिए रखे हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ से सराउंड करती है। तो ये गुल्फ ऑफ ओमान है। गुल्फ ऑफ ओमान को भी लेके हमने पढ़ा था, जब बताया था अभी तक जस्ट ताजा जब पढ़ा था कि ईरान, चाइना, रशिया ने यहाँ पे मिलिट्री डील किया था। और गुल्फ ऑफ ओमान कौन कौन सी कंट्रीज से सराउंड होता है? ओमान खुद, फिर पाकिस्तान, ईरान और यूएई। याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। चलो ठीक है। और इधर पर्शियन गुल्फ जो हमने अभी पढ़ा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। गुल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गुल्फ को कौन सा स्ट्रेट, कौन सा चोक पॉइंट कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। चलो, बुनगुन्स ये ट्राइब है, अभी न्यूज में है। इन्होंने अच्छा खासा फॉरेस्ट अपना लैंड डोनेट कर दिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, इसीलिए ये न्यूज में है, ताकि एक पक्षी का कंजर्वेशन हो सके। ये तो बुनगुन ट्राइब्स है, बहुत अच्छा काम किया है जिन्होंने। ये कौन से स्टेट्स के हैं? इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, आपको लगेगा यार ज्योग्राफी तो पूरा पढ़ा था, ये ट्राइब का तो नामो निशान नहीं मिला था। बट कैसे मिलता? आपने तो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और न्यूज़पेपर पढ़ा तो पढ़ के फिर भूल भी गए। बुनगुन्स कितना प्यारा नाम है, बताओ। ये है बाबू अरुणाचल प्रदेश के। तो बुनगुन जो है मेजर ट्राइब है। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो अरुणाचल प्रदेश में है, इन्होंने डोनेट किया है फॉरेस्ट लैंड टू फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो बहुत बढ़िया बात है। और कौन से बर्ड के लिए? बुनगुन रेव की चीला बर्ड, ठीक है, शायद यही प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। और ये जो बर्ड है सिर्फ ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही पाई जाती है। बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत बार रिवाइज करेंगे, आराम से याद हो जाएगा। और ये वो बर्ड है जो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही पाई जाती है। और कौन सी ट्राइब ने दिया है, डोनेट किया है? बुनगुन ट्राइब। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। चलो ठीक है। ओडिशा को लेके हमने क्या पढ़ा था कि सबसे ज्यादा पीवीटीज यहीं पे रहते हैं। कहाँ? ओडिशा में। त्रिपुरा बहुत बार पढ़ा था। और जाना था ब्रू ट्राइब को लेके कि इनिशियली मिजोरम के थे बट इंटरनली डिस्प्लेस पीपल है। आगे कहाँ? त्रिपुरा में ब्रू ट्राइब। चलो ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का पढ़ लिया। उसके अलावा हमने पढ़ा था नाइशी ट्राइब के बारे में, जो अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है। क्यों पढ़ा था? तो जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो इनॉग्रेट कर रहे थे दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट और पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो उन्होंने एक हेडगियर पहना हुआ था जो नाइसी ट्राइब की थी, ठीक है। और झारखंड कल ही पढ़ा था, बताओ झारखंड में क्या इनॉग्रेट किया है? सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर फॉर ट्राइबल पीपल। कहाँ हुआ है ये स्टार्ट? झारखंड में। चलो, बहुत बात चल रही है इसकी। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा है? बहुत इजी है, हमारा बिहार, बेगूसराय। बहुत पोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। ऑब्वियसली दिल्ली बहुत सबसे प्रदूषित कैपिटल है, ठीक है। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ये देता कौन है? IQ एयर देता है, जो स्विस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। और बांग्लादेश सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर पाकिस्तान है, फिर हमारा इंडिया है। और बिहार का जो बेगूसराय है वो वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ठीक है। चलो, नागपुर को लेके क्या पढ़ा था? नागपुर ने बोला है कि हम बाय 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। और इनका एक प्लान है जीरो कार्बन एमिशन एक्शन प्लान फॉर बिल्डिंग्स। किसकी है? नागपुर की है। इस तरह का प्लान लाने वाला नागपुर इंडिया का पहला सिटी बना है। कोझिकोड
इन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेटिव्स बनाया है, कहाँ? कोझिकोड में। और कानपुर बहुत बार पढ़ लिया है, इंडिया का पहला प्राइवेट एम्युनिशन कॉम्प्लेक्स जो है अडानी जी का, वो बना है कानपुर यूपी में। चलो, मिशन 414 कैंपेन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, उनकी कैंपेन है, उन्होंने इस स्टेट में स्टार्ट की है ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ सके। ठीक है, वोट करना इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन आ रहा है, आपकी जो भी आइडियोलॉजी है अच्छी बात है, रखनी चाहिए, बट क्या ही फायदा उस आइडियोलॉजी को रख के जब आप वोट ही नहीं देने जा रहे हो, जो आपका ड्यूटी है वो काम ही नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। वोट देना है तो इसी के लिए, इसी चीज को लेके अवेयर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कैंपेन स्टार्ट किया ताकि वोटर टर्नआउट उस स्टेट का जो काफी कम है वो बढ़ सके। किस स्टेट का है ये है बाबू? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, मिशन 414। बिल्कुल नहीं डरना है, देखो जो कंसेप्चुअल चीज होता है वो क्लास में समझाती हूँ, फैक्चुअल चीज जो होता है वो रटना पड़ता है, थोड़ा सा मगअप करना पड़ता है, बट रिविजन हो जाता है क्लास में हम लोगों का। ठीक है, तो मिशन 414 हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ टू इंक्रीज दी वोटर टर्नआउट, जहां पे 60% से भी कम पार्टिसिपेशन होता है। बहुत अच्छी बात नहीं है ये। एजुकेट करेंगे उनके राइट्स को लेके, और फीमेल्स की अलग से महिला प्रेरक्स, ये भी स्टार्ट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। चलो, न्यू दिल्ली नौसेना भवन इनॉग्रेट हुआ न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो इंडियन नेवी है उनकी पहली इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर है ये नौसेना भवन, हरियाणा। सवेरा प्रोग्राम, वंस अपॉन अ टाइम की बात है, हमने पढ़ा था इस प्रोग्राम के बारे में। सवेरा प्रोग्राम जो बात करता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। और राजस्थान, ये भी बहुत पहले पढ़ा था हमने यहाँ का बाउंस प्रोग्राम के बारे में। ये क्या करता है बाउंस प्रोग्राम? ये जो हमारा पढ़ाई, जो हमारा स्टडी कैरिकुलम है उसमें स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड करता है और ट्राई करता है कि बच्चे की रुचि उसमें बढ़े। बाउंस प्रोग्राम। ओके, आईआईटी बेस्ड न्यूज है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस आईआईटी ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया है जो साथ में काम करेंगे टू प्रमोट इनोवेशन एंड रिसर्च। इंडियन नेवी के साथ किस आईआईटी ने कोलैबोरेशन किया है, बताइए? ये क्या है? आईआईटी खड़गपुर ने। ठीक है, तो आईआईटी खड़गपुर इंडियन नेवी के साथ मिलके काम करेगा और क्या करेगा? प्रमोट करेगा इनोवेशन और रिसर्च को। सिंपल। ठीक है, चलो, बिल्कुल नहीं डरना है। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। आईआईटी जोधपुर, इन्होंने ऐसा अनमैन व्हीकल बनाया है जो हवा में और पानी में दोनों में चलता है। आईआईटी दिल्ली, बताओ जल्दी बताओ। इन्होंने इजराइल एरोस्पेस के साथ डील साइन किए, किस लिए? वही रिसर्च और इनोवेशन के लिए। किसने? आईआईटी दिल्ली ने। और रूरल मिनिस्ट्री ने भी आईआईटी दिल्ली के साथ कोलैबोरेशन किया है। क्यों किया है? टू डेवलप रूरल एरियाज थ्रू टेक्नोलॉजी। भू प्रहारी के बारे में भी उसी टाइम में हमने पढ़ा था। और आईआईटी मद्रास मिनी स्पेस बनाएंगे बाय 2025। ठीक है, जहां पे क्या करेंगे? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर सकेंगे। चलो, अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, बहुत न्यूज में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो हमारा जो इस इंडेक्स के हिसाब से हमारा जो रैंक है ना, हाँ, यूक्रेन का भी ऊपर है हमसे। मतलब यूक्रेन हमसे ज्यादा खुश है, और लोग इतने उदास हैं कि जहां पे वार हो रहा है वो लोग हमसे ज्यादा खुश है इस इंडेक्स के हिसाब से। पता नहीं क्या ही है, चलो कोई नहीं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, इंडिया का क्या रैंक होगा? 126। ठीक है, तो हमारा रैंक है। ओके, कब किया था? यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस को रिलीज किया था। कौन करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये रिलीज करता है। हमारा रैंक क्या था? 126 था। फिनलैंड 7 बार से हमेशा से टॉप पे रहा है, और अफगानिस्तान बॉटम पे था। ठीक है, यहां है हम इंडिया, और मैंने बोला यूक्रेन हमसे ज्यादा खुश है, पैलेस्टीन हमसे ज्यादा खुश है, भाई साहब पाकिस्तान भी हमसे ज्यादा खुश है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, खुशी की बात है ये तो। बट यार ऐसे मत करो हमारे साथ, हमने ऐसा भी क्या बिगाड़ा था? ओ चलो हो गया, लास्ट क्वेश्चन था, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। 93 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारा रैंक था। चलो ठीक है, 113 बिजनेस वुमेन लॉ इंडेक्स में जो वर्ल्ड बैंक देता है, ठीक है, उसमें हमारा रैंक था क्या? बिजनेस वुमेन बिजनेस लॉ जो देता है वर्ल्ड बैंक, उसमें हमारा रैंक था 113। और 42 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हमारा था क्या? 42। तो हो गया
याद हो गया सारा? बिल्कुल याद हो गया। और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जब भी कोई इंडेक्स आएंगे तो हम पुराने वाले भी रिपीट कर लेंगे और रिवाइज भी कर लेंगे। तो ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए।